हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया था, तो हम इस वीडियो में पारिस्थितिकी तंत्र, जैव रासायनिक चक्र, कार्य, ऊर्जा प्रवाह और उत्पादकता पढ़ेंगे। तो हमारे चैनल को शुरू करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र, जैव रासायनिक चक्र, कार्य, प्रवाह और ऊर्जा उत्पादक, ये सब होता क्या है? तो जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो जीव और उनके पर्यावरण के बीच संबंध होता है, या जीवों के बीच जो होता है ऊर्जा और पदार्थों के आदान प्रदान को दर्शाता है। और जो जैव रासायनिक क्या होता है चक्र? जैव रासायनिक चक्र में जीवों के बीच पदार्थों का चक्रण होता है, घूमता है। जैसे कि पेड़ ऑक्सीजन देते हैं और हम ऑक्सीजन लेते हैं। कार्य ऊर्जा प्रवाह। कार्य ऊर्जा प्रवाह कार्य ऊर्जा प्रवाह का मतलब है कि सूर्य की ऊर्जा पेड़ों से जानवरों तक और फिर हम तक पहुंचती है, यह ऊर्जा का प्रवाह है। और लास्ट है उत्पादकता। उत्पादकता में पेड़ और अन्य जीव जो खाना बनाते हैं उनकी मात्रा को दर्शाया जाता है। यह पारिस्थितिकी तंत्र की सेहत को दर्शाता है। आगे चलिए डिटेल में पढ़ लिया। अब परिचय पढ़ लेते हैं। परिचय। कार्य का अर्थ क्या है? कार्य का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र के विशेष पारिस्थितिकी तंत्र का कार्य करना, जिसमें जीवों का आपस में जुड़ना, उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताएं, पोषक तत्वों का संचालन, ऊर्जा प्रवाह और फिर से सभी रसायनों का अपघटन, दोनों कार्बनिक और साथ ही अकार्बनिक, और वातावरण में उनकी रिहाई शामिल है। मुख्य रूप से इन सभी गतिविधियों को 3 मुख्य श्रेणियों के तहत समझाया गया है, जो इस प्रकार है। देखिए यहाँ पे शब्द आया अपघटन। अपघटन होता क्या है? अपघटन का मतलब होता है, इंग्लिश में बोले तो डीकम्पोजिशन। यह एक प्रक्रिया है जिसमें जीवों के मित्र शरीर और अन्य जैविक पदार्थों को छोटे छोटे अंशों में तोड़ दिया जाता है। यह प्रक्रिया जीवाणु, कवक और अन्य सूक्ष्म जीवों द्वारा की जाती है। तो ये अपघटन होता है। और ये कितने अब आगे पढ़ते हैं कि मुख्य रूप से इन सभी गतिविधियों को 3 मुख्य श्रेणियों के तहत समझाया गया है, बताया गया है कि वो कुछ इस प्रकार है। पहला है जैव भू रासायनिक चक्र, दूसरा है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, तीसरा पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, और चौथा है उत्पादकता। जैसे कि मैंने ऊपर बताया था। तो वन बाय वन पढ़ते हैं। जैव भू रासायनिक चक्र। जैसा कि नाम से संकेत मिलता है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक और साथ ही भौतिक दोनों घटक एक चक्र को पूरा करने के लिए भूमिगत और जमीन के ऊपर से गुजरते या रोल करते हैं। पोषक चक्रण के माध्यम से विभिन्न अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिकों का निर्माण और विघटन होता है। आमतौर पर प्रकृति में रहने वाले जीवों के लिए 40 तत्वों की आवश्यकता होती है। इन्हें पारिस्थितिकी तंत्र का पोषक चक्र भी कहा जाता है। प्रकृति से आत्मनिर्भर है। प्रकृति प्रकृति से आत्मनिर्भर है। पदार्थ के प्रकृति के आधार जैव भू रासायनिक चक्र के 2 मुख्य श्रेणियों वायुमंडलीय और एडाफिक चक्र में विभाजित किया गया है, 2 में बांटा गया है। पहला है वायुमंडलीय और दूसरा है एडाफिक। वायुमंडलीय पोषक चक्र। वायुमंडलीय पोषक चक्र में 3 आते हैं: जल चक्र, कार्बन चक्र और ऑक्सीजन चक्र। और एडाफिक पोषक तत्व में 3 आते हैं: नाइट्रोजन चक्र, सल्फर चक्र और फास्फोरस चक्र। तो वायुमंडलीय पोषक चक्र पढ़ लेते हैं कि वायुमंडलीय पोषक चक्र में पहला आता है जल चक्र। तो जल चक्र क्या? पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए जल एक आवश्यक यौगिक है। पौधे भूमिगत जल को जड़ों के माध्यम से अपने ऊपरी या हवाई भागों में अवशोषित करते हैं। इस पानी का उपयोग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए किया जाता है। कुछ पानी पौधे के शरीर से वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के माध्यम से वायुमंडल में वापस आ जाता है, और कुछ पौधों द्वारा उनकी चयापचय गतिविधि के लिए उपयोग किया जाता है।
जल चक्र के लिए प्रेरक माध्यम और विकिरण है जो पृथ्वी पर पहुंचने वाले कुल विकिरण का 15% है। यद्यपि विकिरण द्वारा जल जलनिकायों की सतह से वाष्पित हो जाता है, यह वर्षा के रूप में पृथ्वी की सतह पर वापस आ जाता है। चित्र 3.1 में क्या दिया गया है? जल चक्र दिया गया है, वाटर साइकिल, कि कैसे वाटर साइकिल होता है इसको देख लीजिए। आगे है कार्बन साइकिल। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन साइकिल कार्बन डाइऑक्साइड प्रकृति में मौजूद एक महत्वपूर्ण गैस होती है जो प्रकाश के संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए पौधों को इसकी आवश्यकता होती है। इसे पौधे यूज करते हैं ताकि खाद्य सामग्री तैयार की जा सके जो कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ हेट्रोट्रॉफ के लिए भी हो। इसका मतलब है कि यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से कार्बनिक पदार्थ में रूपांतरित हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पर सभी जीवित जीवों की श्वसन द्वारा वायुमंडल में छोड़ा जाता है। पृथ्वी पर पर्पटी भी कार्बन भी छोड़ती है जो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? CaCO3 और मैग्नीशियम का होता है MgCO3 के रूप में मौजूद है जो खनिज की प्रक्रिया में समुद्री जीवों के कंकालों से आते हैं। बाद के अपक्षय से ये कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट मिट्टी के साथ मिश्रित हो जाते हैं और मिट्टी के पोषक में जुड़ जाते हैं। इस तरह अंततः ये कार्बन युक्त कार्बनिक पदार्थ पारिस्थितिकी तंत्र में अवशोषित होते हैं। जीवाश्म ईंधन के जलने से कोयले और लकड़ी की बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में निकल जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड पौधे द्वारा अवशोषित निकल जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड पौधे द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। जानवर इन कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण उत्पाद है। कार्बोहाइड्रेट का सेवन इस तरह से हेट्रोट्रॉफ तक पहुंचता है। जब यह हेट्रोट्रॉफ मर जाते हैं तो कार्बन फिर से पृथ्वी की पर्पटी में चला जाता है। श्वसन की प्रक्रिया के माध्यम से भी कार्बन डाइऑक्साइड को बायोटिक घटकों के द्वारा वायुमंडल में छोड़ा जाता है। तो ये कार्बन चक्र है। इसको देखिए कार्बन चक्र को। तो ये द कार्बन साइकिल है, इसको देख लीजिए। आगे है ऑक्सीजन चक्र। ऑक्सीजन चक्र में क्या लिखा है? वायुमंडल में शुष्क हवा में 20.94% ऑक्सीजन होती है। सभी सजीव को श्वसन के लिए यह नमी की मात्रा से भी जुड़ा है। यह पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे सरल लेकिन अपरिहार्य पोषक चक्र है। आगे है एंडोफिक पोषक तत्व। देखिए नाइट्रोजन चक्र क्या होता है? यह एक जटिल चक्र है जो प्रकृति में विभिन्न चरणों में घटित होता है। वायुमंडलीय वायु का लगभग 79% नाइट्रोजन है। वायुमंडलीय में जो नाइट्रोजन है वो लगभग कितना है? 79%। यह जैविक दुनिया में प्रवेश करता है और आत्मसात हो जाता है और फिर वापस वातावरण में चला जाता है। जो नाइट्रोजन चक्र का पूरा होने में निम्नलिखित चरण शामिल हैं। आप 3.4 में देख सकते हैं। ये ऑक्सीजन का चक्र है, कैसे होता है ऑक्सीजन का साइकिल। आगे है नाइट्रोजन जीवित जीवों में प्रवेश करता है। शुद्ध नाइट्रोजन गैस का उपयोग हरे पौधों द्वारा नहीं किया जा सकता। केवल नाइट्रोजन के नाइट्रेट और अमोनियम रूपों का उपयोग उनके द्वारा किया जा सकता है। इस प्रकार नाइट्रोजन गैस सबसे पहले प्रकृति में नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और अमोनियम में तय की जाती है। नाइट्रोजन से नाइट्रेट के उत्पादन को नाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। नाइट्रोजन से जब नाइट्रेट के उत्पादन को क्या कहा जाता है? नाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। अमोनिया के उत्पादन को
अमोनिफिकेशन कहा जाता है। आगे है नाइट्रिफिकेशन। यह गैर जैविक और जैविक दोनों तरह से किया जा सकता है। नाइट्रोजन या नाइट्रिफिकेशन का गैर जैविक निर्धारण जब बिजली के दौरान नाइट्रोजन प्रकृति में ऑक्सीजन के साथ संयुक्त हो जाता है। इस प्रतिक्रिया को उच्च मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उद्योगों में कृत्रिम रूप से नाइट्रोजन यौगिक का उत्पादन भी किया जाता है। वह रासायनिक खाद है। किसान फसलों की पैदावार और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए इन उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं। जैविक नाइट्रोजन निर्धारण जैसा कि नाम से संकेत मिलता है, जैविक नाइट्रोजन निर्धारण जीवित जीवों द्वारा किया जाता है, जिसे नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवों के रूप में जाना जाता है, जैसे कि ब्लू ग्रीन, शैवाल, बैक्टीरिया, कवक आदि। ये सब जैविक नाइट्रोजन निर्धारण के अंदर आते हैं। तो नाइट्रोजन साइकिल का योजनाबद्ध प्रदर्शन एक और फिगर है, जिसे आप देख सकते हैं कि कैसे। इसको जरूर देखिएगा, जो हर ऊपर आ रहा है उसको जरूर देखिएगा चित्र, तो इसमें से आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा और अच्छे से। और इसको यदि पेपर में बनाएंगे तो और क्लियरिटी से अच्छे नंबर मिलेंगे, और अच्छा नंबर मिलेगा यदि आप इसको बनाएंगे। नाइट्रोजन साइकिल का योजनाबद्ध प्रदर्शन और जो भी ऊपर चित्र हैं सबके बारे में। आगे है जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण दो प्रकार का होता है। पहला है गैर सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण और दूसरा है सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो गैर सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है? यह उन जीवों द्वारा किया जाता है जो मिट्टी या पानी में स्वतंत्र रूप से रहते हैं। उदाहरण क्या है? एजोटोबैक्टर, एनाबीना, नॉस्टॉक आदि। और दूसरा है सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। कुछ सूक्ष्म जीव सहजीवी सहचार्य में विभिन्न पौधों की जड़ों की गांठों के अंदर रहते हैं। वे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ठीक कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। कुछ पौधों की जड़ों में मुख्य रूप से फलियां में बीन्स, मटर, सोयाबीन, ये सब नाइट्रोजन फिक्सिंग जीव नैड्यूल बनाते हैं। इन नैड्यूल्स के अंदर गुड़ा करते हैं और नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। उदाहरण जीवाणु, राइजोबियम आदि। आगे क्या है? वातावरण से नाइट्रोजन गैस अमोनिया, जिसका है NH3 में परिवर्तन हो जाती है, जो बाद में अमीनो एसिड से परिवर्तित हो जाती हैं। अमीनो एसिड न्यूक्लियर एसिड, DNA और RNA के निर्माण खंड हैं। सहजीवी संघ के कारण फलियां को अन्य फसलों के लिए एक अच्छा जैव उर्वरक माना जाता है, जो बदले में फसल के खेतों में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करता है। जड़ पिंड के बिना भी प्रकृति में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कुछ सहजीवी सहचार्य होते हैं। उदाहरण पहला है अनाबीना अजोला संघ और दूसरा है साइकस कोरलाइड जड़े आदि। तो पहला क्या है? अनाबीना अंजोला संघ। तो पहला है अनाबीना अजोला संघ। ये क्या होता है? अनाबीना अजोला संघ एक प्रकार का सहजीवी संबंध है, जिसमें अनाबीना नामक शैवाल और अजोला नामक पौधा शामिल होता है। कोई पौधा होता होगा, अजोला नामक, वही है ये। ठीक है, तो इसको ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। इस संघ में अनाबीना शैवाल अजोला पौधे की पत्तियों के अंदर रहता है। ठीक है, पत्तियों को ये अंदर रहता है और नाइट्रोजन स्थिर करने की प्रक्रिया करता है। यह नाइट्रोजन अजोला पौधे के लिए उपयोगी होता है, जो इसे अपने विकास और वृद्धि के लिए उपयोग करता है। तो ये तो था अनाबीना अंजोला संघ। और दूसरा दे रखा है साइकस कोरलाइड जड़े। साइकस कोरलाइड जड़े क्या होता है? यह वास्तव में साइकस पौधे की एक विशेष प्रकार की जड़ होती है। यह जड़ पौधे के लिए पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करती है, लेकिन यह एक विशेष रूप से विकसित जड़ होती है जो पौधे के लिए विशेष कार्य करती है।
साइकस कॉर्लाइट जड़े में कॉर्लाइट नामक एक विशेष प्रकार की संरचना होती है जो पौधे के लिए पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करती है। यह जड़ पौधे के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है, खासकर जब पौधा विकसित हो रहा हो। तो ये दोनों आपको मैंने बता दिया क्या होता है, अनाबीना अजोला संघ और साइकस कॉर्लाइट जड़ें। अब आगे पढ़ेंगे अमोनीकरण। अमोनीकरण। अब अमोनीकरण क्या होता है देखते हैं। तो देखिए अमोनी जो करण होता है उसको इंग्लिश में कहते हैं अमोनिफिकेशन। और ये होता क्या है? अमोनीकरण एक प्रकार का प्रक्रिया है जिसमें नाइट्रोजन युक्त यौगिक को अमोनिया में परिवर्तित किया जाता है। यह प्रक्रिया मिट्टी में होने वाली एक महत्वपूर्ण एक इम्पोर्टेंस जैविक प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी के जीवाणु और अन्य जीव नाइट्रोजन युक्त यौगिकों को अमोनिया में परिवर्तित करते हैं। अमोनीकरण की प्रक्रिया में नाइट्रोजन युक्त यौगिकों को अमोनिया में परिवर्तित करने के लिए जीवाणु और अन्य जीवों द्वारा एंजाइमों का उपयोग किया जाता है। यह प्रक्रिया मिट्टी में नाइट्रोजन के चक्र को बनाए रखने में मदद करती है और पौधों को नाइट्रोजन के रूप में आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है। तो ये होता है अमोनीकरण। अब इसके आगे का ही पढ़ लेते हैं अमोनीकरण के बारे में और थोड़ा। नाइट्रोजन चक्र में अमोनीकरण एक महत्वपूर्ण कदम है। यह कार्बनिक पदार्थों पर बैक्टीरिया की अपघटन क्रिया से की प्रक्रिया है। अपघटन क्रिया से अमोनिया या अमोनिया यौगिक के उत्पादन की प्रक्रिया है। इस प्रकार पौधों के साथ साथ जानवरों की मृत्यु और क्षय होने पर जटिल कार्बनिक यौगिकों को मिट्टी में छोड़ दिया जाता है, जहां वे फिर से सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल यौगिकों में विघटित हो जाता है और ऊर्जा छोड़ते हैं। फिर से वे वहां पे रहने योग्य हो जाते हैं। बैक्टीरिया के उदाहरण, कुछ बैक्टीरिया के उदाहरण देख लीजिए। नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरिया, नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया, ये नाम है, इसका मतलब नहीं है, ये बैक्टीरिया के नाम है। और नेक्स्ट है हमारा नाइट्रीकरण। जब अमोनियम नाइट्रेट्स में परिवर्तित हो जाता है तो इसे नाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। नाइट्रेट को सीधे पौधों द्वारा अवशोषित किया जा सकता है और प्रोटीन, न्यूक्लियर एसिड और अन्य नाइट्रोजन कार्बनिक यौगिकों में शामिल किया जा सकता है। कुछ नाइट्रेट्स को मिट्टी के ह्यूमस में संग्रहित किया जा सकता है, बैक्टीरिया द्वारा स्थिर किया जाता है और कुछ अवक्षेप के साथ जल में पहुंच सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में वापस लौट जाती है। जो हमारी नाइट्रोजन गैस होती है वो हवा में हमारे हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें चला जाता है। तो अनाइट्रीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में वापस जाती है। कुछ बैक्टीरिया नाइट्रोजन को नाइट्राइट में बदल सकते हैं, उन्हें डीनाइट्रिफाइड बैक्टीरिया कहा जाता है। जैसे कि क्या, स्यूडोमोनास ये नाम है। आगे क्या लिखा है, अंततः नाइट्रेट, नाइट्राइट और गैसीय नाइट्रोजन को वायुमंडल में छोड़ जाता है। सल्फर चक्र देखिए, ये क्या है, एक सल्फर चक्र का योजनाबद्ध प्रतिनिधित्व है। इसको भी ये देख लीजिएगा और पेपर में बना के आ सकते हैं, आपकी मर्जी। अन्य पोषक चक्रों की तरह बायोस्फीयर और अंडरग्राउंड में सल्फर की गतिविधि को सल्फर चक्र कहा जाता है। अन्य पोषक चक्रों की तरह जो बायोस्फीयर और अंडरग्राउंड में सल्फर की गतिविधि होती है उसको क्या कहा जाता है, सल्फर चक्र कहा जाता है। और सल्फर चक्र एक अवसादी प्रकार का पोषक चक्र है क्योंकि आरक्षित कुल चट्टानों, खनिजों के साथ साथ समुद्री अवसादों में सल्फेट में अंडरग्राउंड होता है। सल्फर निम्नलिखित रूपों में प्रक्रिया में पाया जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फेट। ये इसका भी सल्फर चक्र का योजनाबद्ध प्रदर्शन, द सल्फर साइकिल, इसको भी देख लीजिएगा और बना सकते हैं।
इसमें बहुत सारे डायग्राम हैं, तो क्वेश्चन सभी तो आएगा नहीं, एक आएगा, लेकिन प्रैक्टिस तो सबकी करनी पड़ेगी। यह जीवित प्रणाली में प्रवेश करता है जैसे घुलनशील रूप मिट्टी में मौजूद होता है और पौधे की जड़ों के माध्यम से पौधों तक पहुंचता है। यह प्रोटीन, विटामिन और कुछ अन्य महत्वपूर्ण उत्पादों को संश्लेषित करने के लिए पौधे द्वारा आत्मसात किया जाता है और फिर उपरोक्त यौगिकों को खाद्य श्रृंखला के माध्यम से जानवरों के शरीर में पारित किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है पौधे और पशु निकायों के भीतर कार्बनिक सल्फर को एरोबिक बैक्टीरिया द्वारा सल्फेट या हाइड्रोजन सल्फाइड में विघटित किया जाता है। इसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड अनाएरोब बैक्टीरिया, इन जीवाणु को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, उसे अनाएरोब बैक्टीरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनाएरोब बैक्टीरिया, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, जिन जीवाणुओं में द्वारा तत्व सल्फर में बदल जाते हैं। इस प्रकार सल्फर मिट्टी में वापस आ जाता है और सल्फर चक्र पूरा हो जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड भी वाहनों के द्वारा वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। वाहन जो हमारे रोडों में चलते हैं, वाहन, उसके द्वारा वायु में सल्फर डाइऑक्साइड को छोड़ दिया जाता है। जैसे जीवाश्म ईंधन का जलना, उदाहरण पेट्रोलियम, कोयला आदि, इसके द्वारा क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड ऊपर चला जाता है हमारे एयर में और हमारी एयर प्रदूषित हो जाती है। फॉस्फोरस चक्र पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक प्रणाली की तुलना में पौधों और पशु निकायों में अधिक फॉस्फोरस उपलब्ध है। अजैविक प्रणाली में फॉस्फोरस चट्टानों और अन्य प्राकृतिक भंडारों में प्रचुर मात्रा में होता है, जो भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के दौरान बनते हैं। सह एंजाइम के रूप में डीएनए की संरचना के लिए और उपयोगी ऊर्जा छोड़ने के लिए खाद्य पदार्थों के रूपांतरण के लिए फॉस्फोरस वंचित है। यह एक सरल चक्र है। ये क्या है? द फॉस्फोरस साइकिल। एक और डायग्राम फॉस्फोरस का योजनाबद्ध प्रतिनिधित्व, द फॉस्फोरस साइकिल, इसको भी देख लीजिएगा। आगे है हमारा पौधों की जड़ें मिट्टी में घुलनशील रूप में मौजूद फॉस्फोरस को अवशोषित करती है और इसे आत्मसात करती है। खाद्य श्रृंखला के माध्यम से या फिर पशु निकायों में स्थानांतरित हो जाता है और पौधों और जानवरों की मृत्यु और क्षय या पशु मल के द्वारा यह वापस वायुमंडल में चला जाता है। ठीक है, जब किसी की मृत्यु होती है तो ये मिट्टी में मिल जाता है और अवशोषित हो जाता है और ये दोबारा वायुमंडल में चला जाता है। मिट्टी से निकलने और समुद्र में फास्फोरस की कमी जमीन की उपलब्धता से अधिक है। केवल 60,000 टन फास्फोरस पक्षियों, समुद्र की मछलियों और शैवाल के माध्यम से मिट्टी में वापस लाया जाता है। समुद्र में बड़ी मात्रा में फास्फोरस हो जाता है। नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसको आपको इसकी आंसर कमेंट में देने हैं और आप कमेंट में दीजिए। आगे है कार्य खाद्य श्रृंखला। बार बार खाने और खाए जाने वाले जीवों की एक श्रृंखला के माध्यम से पौधों में शोध से खाद्य ऊर्जा के हस्तांतरण को खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। यह कहा जाता है खाद्य श्रृंखला कैसे काम करती है। तो कैसे काम करती है देखते हैं। हरे पौधे स्वपोषी या पारितंत्र के उत्पादक हैं। क्लोरोफिल की मदद से और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकृति से CO2 और H2O का उपयोग करके पौधों कार्बोहाइड्रेट के रूप में जाना जाने वाला अपना भोजन तैयार कर सकते हैं। प्रक्रिया का प्रकाश संश्लेषण के रूप में जाना जाता है। पौधे देख लीजिए, CO2 फिर H2O, क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। क्या है? प्रकाश संश्लेषण की एक प्रक्रिया है। इसीलिए पौधों को ऑटोट्रॉफ, ऑटो सेल्फ ट्रॉफ का अर्थ क्या होता है? पोषण करना कहा जाता है। इस प्रकार पौधों खाद्य श्रृंखला में पहला कदम है। हेटरोट्रॉफ, हेट्रो का अर्थ है अन्य, ट्रॉफ का अर्थ है पोषण करना। ये वे जीव जो भोजन और ऊर्जा के लिए ऑटोट्रॉफ्स पर निर्भर करते हैं।
हेटेरोट्रॉफ दो प्रकार के होते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी। शाकाहारी जीव जड़ी बूटी पौधे खाने वाले होते हैं। जो शाकाहारी आपको पता ही है क्या होते हैं, और मांसाहारी क्या होते हैं, इसको बताने की तो जरूरत है ही नहीं, ये तो पता ही होगी। तो बच्चों वाली चीज है। ये केवल हरे पौधे स्वपोषी ही खा सकते हैं, जैसे टिड्डी, खरगोश, बकरी आदि। और मांसाहारी पता ही है कि क्या होता है। मांसाहारी एक पारिस्थितिक तंत्र में मांस खाने वाले होते हैं। उनमें मेढक, सांप, बाज, शेर और बाघ, ये तो आप होशियार हैं, आपको पता है। जैसे जड़ी बूटियां खाने की क्षमता नहीं होती इनमें, इस प्रकार एक पारिस्थितिकी तंत्र में खाने और खाने के लिए योजना के आधार पर एक श्रृंखला जैसी संरचनाएं पाई जाती है, जिसे एक पारिस्थितिकी तंत्र में प्रार्थना शिकारी संबंधी कहा जाता है। चित्र में देखिए पौधे, ये तो आप ये तो ये क्या है, मांसाहारी, पहले पौधे, फिर विषम पोषी, और फिर शाकाहारी, और फिर मांसाहारी। या इस तरह से भी हो सकता है। इसको प्राथमिक क्या कहा जा सकता है ना। इसको द्वितीयक, इसको तृतीयक। तो आप ये लिखिए चाहे ये लिखिए, बात एक ही है। तो पेपर में मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये लिख के आए। खाद्य श्रृंखला के प्रकाश। विभिन्न परितंत्रों में दो प्रकार के खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती है, जिन्हें कहते हैं चराई खाद्य श्रृंखला और अपृत खाद्य। यहाँ एक खाद्य श्रृंखला के शुरुआती स्तर के जीवों द्वारा पहचाना जाता है वे जीवित हरे पौधे। फिर यदि हम उदाहरणों को देखें, एक घास के मैदान के पारिस्थितिकी तंत्र में श्रृंखला हरी घास से शुरू होगी, फिर टिड्डा, फिर मेढक, फिर सांप और फिर चील, जैसा कि ऊपर की आकृति में दिखाया गया है। टेड्डाइज खाद्य श्रृंखला, यहाँ शुरुआती बिंदु मित्र पौधे या जानवर है। इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला सूर्य के प्रकाश पर निर्भर नहीं करती। जैसे मित्र पौधे और जानवर मेला ढोने वाले सूक्ष्म जीव। ये खाद्य श्रृंखला के आरेखीय निरूपण है। यहाँ ध्यान दिया जाना चाहिए कि चराई और अपृत खाद्य श्रृंखला एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, लेकिन एक ही पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न भागों के रूप में। चराई खाद्य श्रृंखला में अपर्दन की तुलना में अधिक ऊर्जा स्थानांतरित होती है। संयुक्त रूप से चराई और अपर्दन खाद्य श्रृंखला एक पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक चक्र को पूरा करती है। नेक्स्ट क्या है हमारा, खाद्य जाल। तो एक प्राकृतिक प्रणाली में रेखिक संरचित खाद्य श्रृंखला हमेशा नहीं होती। कभी कभी यदि किसी विशेष क्षेत्र में कोई विशेष प्रजाति अनुपस्थित होती है, तो उस प्रजाति को दूसरी प्रजाति द्वारा बदल दिया जाता है। क्या होता है, बदल देते हैं दूसरी प्रजाति से, ताकि खाओ प्रणाली को बनाए रखा जा सके। उदाहरण के लिए एक घास के मैदान के पारिस्थितिक तंत्र है, ठीक है। एक एक घास का मैदान है। यदि मेढक स्थिर रहेंगे और चील भोजन भी उपलब्ध होगा। इसके अलावा प्रकृति में खाद्य श्रृंखलाओं का एक अधिक जटिल नेटवर्क मौजूद है, जो आपस में जुड़े होते हैं। कोई वो एक दूसरे को खाते रहते हैं, ये एक चेन है ना। जैसे क्या, ग्रीन प्लांट, जो पत्ते होते हैं या ग्रीन प्लांट होते हैं, वो कौन खाता है, रैबिट खाता है या माउस खाता है ना, चूहा खाता है। फिर जो स्नेक होता है, जो सांप होता है, वो चूहे को खा लेता है। और जो फिर चील होता है, वो वो भी चूहे को खा लेता है। वाइल्ड कैट, गोट, ये क्या खाते हैं, ये घास फूस खाते हैं। और जो शेर होता है, वो वाइल्ड कैट को भी खा जाता है, काइट को भी खा जाता है, गोट को भी खा जाता है। तो ये एक चैन है। ये खाद्य जाल की आरेखीय निरूपण है। नेक्स्ट है हमारा, ये क्वेश्चन है, इसके आंसर देने हैं आपको। 3.5 3.5 में क्या है, एक परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह। एक परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह। उष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ना आप बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। इसे एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। क्या है ये, द फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू इकोसिस्टम, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर। मैंने आपको पहले ही यूनिट में बताया है इसको, यदि नहीं पढ़ा
तो पढ़िए जाके। परितंत्र में ऊर्जा स्थिर हो जाती है। दूसरे शब्दों में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्वपोषी या उत्पादक अपनी खाद्य सामग्री तैयार करते हैं। विषमपोषी अपना भोजन ऊर्जा स्वपोषी अर्थात भोजन से प्राप्त पौधे से प्राप्त करते हैं। सभी सजीव और अपना कार्य को उपापचय करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हर किसी को ऊर्जा की आवश्यकता होती है जीवन जीने के लिए। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का उपयोग दो तरह से होता है। कितने तरीके से होता है? दो तरीके से। पहला है पौधों का प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य से प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा, जो प्रकाश आती है सूर्य से, उसकी सौर ऊर्जा। और दूसरा है पौधों से उपभोक्ताओं तक ऊर्जा प्रवाह की मात्रा होती है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के लेन-देन के इस व्यवहार को ऊर्जा प्रवाह के रूप में जाना जाता है। जो पौधे होते हैं वो खाना कैसे बनाते हैं? सूर्य की रोशनी की मदद से ही तो बनाते हैं, तो उनको ऊर्जा चाहिए ना, तो यही बोला गया है। पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर ऊर्जा प्रवाह दो मॉडलों में होता है। सिंगल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल और दूसरा है वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल। विषमपोषी अपना भोजन ऊर्जा स्वपोषी अर्थात पौधों से प्राप्त करते हैं। सभी सजीव को अपना कार्य या उपापचय करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का उपयोग दो तरह से होता है। कौन कौन से तरीके से? दो तरह से। पौधों के प्रकाश का संश्लेषण के लिए सूर्य से प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा, और दूसरा जैसे मैंने ऊपर ही बताया था, पौधों से उपभोक्ता तक ऊर्जा प्रवाह की मात्रा होती है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के लेन-देन के इस व्यवहार को ऊर्जा प्रवाह के रूप में जाना जाता है। ये मैंने बता दिया है और ये भी दोबारा आ गया है। तो कहा है सिंगल चेन एनर्जी फ्लो मॉडल। इस प्रकार की एनर्जी फ्लो एक्सोसिस्टम के फूड चेन के हिसाब से काम करता है। उदाहरण के लिए एक चरगाह पारिस्थितिकी तंत्र में घास उत्पादक होती है। वे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ठीक करते हैं और सकल उत्पादकता के रूप में कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन करते हैं। यह ऊर्जा प्रवाह की एक तरफा दिशा है। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि यदि खाद्य श्रृंखला लंबी है तो शीर्ष मांसाहारी तक पहुंचने वाली ऊर्जा कम होती है, और यदि खाद्य श्रृंखला छोटी होती है तो सबसे ऊपरी पोषी स्तर के जीवों को अधिक ऊर्जा उपलब्ध होगी। वाई वाई शेप्ड एनर्जी फ्लो मॉडल। वाई शेप्ड एनर्जी फ्लो मॉडल ये कौन सा मॉडल है? देखते हैं। प्रकृति में सिंगल चैन मॉडल के अलावा एनर्जी ट्रांसफर का एक और तरीका पाया जाता है। सिंगल चैन मॉडल के अलावा एक और ट्रांसफर का तरीका पाया जाता है, ट्रांसफर एनर्जी का। क्या है? फूड वेब ऊर्जा के प्रभाव का यथार्थवादी तस्वीर दिखाता है, जो अधिक संयोजनों के साथ अधिक जटिल है। वाई मॉडल चराई और अपर्द खाद्य श्रृंखला के बीच संबंध की व्याख्या करता है। चित्र 3.11 में देख सकते हैं। ये एक क्या है? आकार की ऊर्जा प्रवाह मॉडल है। आगे क्या लिखा है? उपरोक्त चित्र में प्रत्येक अवस्था में दो खाद्य श्रृंखला जुड़ी हुई होती है। यदि आपको ज़्यादा डिटेल में जाना है तो ये सोर्स है, इस पर गूगल में जाएं और यहाँ क्लिक करें तो आप चले जाएंगे। ठीक है, देखिए मैं चला गया हूँ। तो उपरोक्त चित्र में प्रत्येक अवस्था में दो खाद्य श्रृंखला जुड़ी हुई है। शाकाहारी जीवों को अपघटक या अपर्द खाद्य श्रृंखला में शीर्ष परभक्षी द्वारा खाया जा सकता है। अन्य लिंग तब होते हैं जब शाकाहारी या शीर्ष शाकाहारी की मृत्यु हो जाती है। वे डिकम्पोजर द्वारा अपघटित हो जाता है और फिर से पौधों द्वारा पोषक तत्वों के रूप में उपयोग किए जाते हैं। संक्षेप में, एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र में शायद ही कुछ बर्बाद हो जाता है।
कभी कभी चराई खाद्य श्रृंखला के शीर्ष परभक्षियों द्वारा अपघटकों को भी खा लिया जाता है। उदाहरण के लिए एक घास के मैदान के पारिस्थितिकी तंत्र में केंचुए, बाज या चील द्वारा खाए जा सकते हैं। ऐसा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह अंग्रेजी वर्णमाला जैसे दिखाता है। उत्पादकता। तो इसको शुरू करने से पहले एक बार फिर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और सब्सक्राइब जरूर कीजिए जब भी आपके पास नई वीडियो हम ला पाएंगे और हमारा भी मनोबल बढ़ पाएगा। यदि आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो हमारा मोटिवेशन कैसे बढ़ेगा, आप ही बताइए। तो इसीलिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर से जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्पादकता। उत्पादकता की अवधारणा कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अर्थात किसी पौधे द्वारा तैयार भोजन को उत्पादकता के रूप में जाना जाता है। जब इसे समय की किसी इकाई पर मापा जाता है तो इसे उस पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता की दर के रूप में जाना जाता है। उत्पादकता जो होती है वो निम्न प्रकार की होती है: प्राथमिक उत्पादकता, माध्यमिक उत्पादकता और शुद्ध उत्पादकता। तो प्राथमिक उत्पादकता क्या होता है? प्राथमिक उत्पादकता वह होता है जिसमें जिसमें उत्पादन क्षमता है। इस प्रकार प्राथमिक उत्पादकता हमेशा ऑटोट्रॉफ्स या प्रकाश संश्लेषण जीवों यानी हरे पौधों से जुड़ी होती है। कुछ सूक्ष्म जीव भी इस प्रकार को अंजाम दे सकते हैं और प्रकाश संश्लेषण सूक्ष्म जीवों के रूप में जाने जाते हैं। इस प्रकार प्राथमिक उत्पादकता जीवों की प्रकाश संश्लेषण गतिविधि द्वारा सूर्य से और सौर ऊर्जा के स्थिरीकरण के दर है। प्राथमिक उत्पादकता जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है सकल प्राथमिक उत्पादकता और दूसरा है शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। सकल प्राथमिक उत्पादकता को जीपीपी और शुद्ध प्राथमिकता उत्पादकता को एनपीपी। तो सकल प्राथमिक उत्पादकता यह एक प्रकाश संश्लेषक जीव द्वारा प्रकाश संश्लेषण या खाद्य उत्पादन की कुल दर है। यह एक पौधे की क्लोरोफिल सामग्री पर निर्भर करता है। इस प्रकार इसकी गणना प्रति घंटे क्लोरोफिल के प्रति ग्राम निश्चित CO2 की मात्रा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के रूप में की जाती है और इसे इस रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। देख लीजिए शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता NPP। हम जानते हैं कि जीवित जीवों द्वारा की जाने वाली प्रत्येक गतिविधि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार श्वसन कार्य के लिए पौधों को भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पौधों को भी होती है, सबको ही होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऊर्जा स्थिर थी उसका उपयोग यहाँ किया जा रहा है। नतीजतन श्वसन उपयोग में हानि के बाद शेष ऊर्जा को शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता के रूप में जाना जाता है और सरल शब्दों में NPP इज इक्वल टू GPP माइनस श्वसन ऊर्जा। ये हम NPP निकालते हैं। द्वितीय उत्पादकता यह प्राथमिक उत्पादकता के विपरीत विषमपोषी से संबंधित है, विपरीत है। माध्यमिक उत्पादकता उपभोक्ता स्तर पर संग्रहित ऊर्जा है। इकोलॉजिस्ट ऑड्यूम इस स्तर पर उत्पादन के बजाय आत्मसात शब्दों का उपयोग करना पसंद करते हैं। माध्यमिक उत्पादन के ऊर्जा उपयोग का एक निश्चित स्तर नहीं है, बल्कि खाद्य श्रृंखला के माध्यम से एक उपभोक्ता स्तर से दूसरे तक जाता है। नेक्स्ट है शुद्ध उत्पादकता। शुद्ध उत्पादकता क्या होता है? शुद्ध उत्पादकता उपभोक्ताओं द्वारा ऊर्जा का भंडारण है, मतलब भंडार है। क्या है? भंडार है। अर्थात यह वह ऊर्जा है जो उपभोक्ता के शरीर में स्वशासन या उपभोक्ता द्वारा किए गए किसी अन्य कार्य में उपभोग करने के बाद बची रहती है। इस प्रकार इसे बायोमास के रूप में मापा जा सकता है। शुद्ध उत्पादकता को कार्बन मिलीग्राम मीटर स्क्वायर पर दिन के उत्पादन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसके बाद यह गणना की जा सकती है कि एक वर्ष में उपभोक्ता को प्रति
बायोमास कितनी ऊर्जा मिलती है? ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर दीजिएगा कमेंट में। अगला है समस्थिति। समस्थिति होमोस्टैसिस को पर्यावरण परिवर्तनों के जवाब में निरंतर आंतरिक वातावरण बनाए रखने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। यह जीव विज्ञान का एक अनूठा सिद्धांत है कि उसी तरह प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र भी किसी भी समय अपने आंतरिक नियमों यानी नियम व स्व रख रखाव को बनाए रखने में सक्षम होते हैं। इसे एक पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिर अवस्था कहा जाता है। होमियो का अर्थ समान है, होमियो का अर्थ समान है, और ठहराव का अर्थ है खड़ा होना, मतलब स्थिर होना। ओडुम 1971 ने होमोयोस्टेसिस को एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र की परिवर्तन का विरोध करने और संतुलन की स्थिति में रहने की प्रवृत्ति के रूप में परिभाषित किया, जिसका तात्पर्य है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर हमेशा उत्पादन, खपत, साथ ही अपघटन और सभी के बीच संतुलन बना रहता है। एक विशेष समय में एक विशेष पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर रहने वाले जीव इस प्रकार के संतुलन का पालन करते हैं। तो अब हमारा है सारांश। अब सारांश की बारी और हमारा चैप्टर होने वाला है खत्म। तो अब सारांश पढ़ लेते हैं एक बार। एक पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक कारक एक गतिशील भूमिका बनाए रखते हैं। वातावरण के विभिन्न घटकों जैसे